क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए सबसे जरूरी किताब कौन सी है? जी हाँ, ये किताब है भारत का संविधान। यह किताब एक नागरिक के रूप में हमारी सबसे अहम भूमिका और जिम्मेदारियों को बताती है। यह हमारे सभी मौलिक अधिकारों का स्रोत है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक शक्तिशाली दस्तावेज है जो हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सबसे खूबसूरत किताबों में से एक है? आइए हम आपको इसके पन्नों के माध्यम से एक कलात्मक सफर पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आइए हम संविधान की मूल प्रति के कवर और पिछले पन्ने को देखकर शुरुआत करें। इसके पन्नों को औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों की हूबहू चित्रकारी से सजाया गया है। मुझे यकीन है कि हम सभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के पीछे की प्रेरणा क्या है और इसे हमारे संविधान में कहाँ रखा गया है? यह सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जिसे अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। हमारे संविधान में प्रतीक का चित्र वास्तविक प्रतीक के सामने के भाग को दर्शाता है, जहां हम 3 शेरों की छवि देख सकते हैं। उसके नीचे हम बीच में धर्मचक्र, बाईं ओर एक घोड़ा और दाईं ओर एक बैल देख सकते हैं। संविधान की मूल प्रति में दीनानाथ भार्गव ने हमारे प्रतीक चिन्ह को सुनहरे रंग में खूबसूरती से सजाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी माना जाता है। इस पन्ने पर कलाकृति कलाकार बेहोर राम मनोहर सिन्हा द्वारा बनाई गई है। पेज के शीर्ष पर उन्होंने भारत का संविधान शब्दों को खूबसूरती से डिजाइन किया है। आगे प्रस्तावना लिखते समय हम भारत के लोग में W अक्षर को नाजुक फूलों और पत्तियों से सजाया है और उसी तकनीक का उपयोग करते हुए प्रस्तावना के पूरे पेज का बॉर्डर बनाया गया है। हमारे संविधान की सामग्री को 22 भागों में बांटा गया है। दिलचस्प बात यह है कि हर एक भाग की शुरुआत को भारतीय लघु चित्रों से सजाया गया है और इन पन्नों के बॉर्डर को एक अनोखे तरीके से बनाया गया है। आइए हम आपको हमारे संविधान में मौजूद कलाकृतियों के बारे में भाग दर भाग समझाते हैं और एक साथ इस कला का अनुभव करते हैं। संविधान के पहले भाग में मोहनजोदारो की सभ्यता में बैल की सील की एक पेंटिंग है। यह एक जेबू बैल है और उस समय के शिलालेखों को दर्शाता है। इस पेज पर कलाकृति कृपाण सिंह शेखावत द्वारा बनाई गई है। हमारे संविधान के दूसरे भाग की कलाकृति वैदिक काल से प्रेरित है। इसमें वैदिक काल के आश्रम, ऋषियों, मुनियों और यज्ञ की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जो हमें उस समय के समाज का बोध कराते हैं। संविधान के भाग 3 की शुरुआत की पेंटिंग नंदलाल बोस की बेटी और शांति निकेतन की कलाकार जमुना सेन ने बनाई है। इस पेंटिंग में हम रामायण के उस समय का दृश्य देख सकते हैं जहां राम और लक्ष्मण सीता के साथ लंका से लौट रहे हैं। यहां दिखाई गई कलाकृति की जटिलता पर भी गौर करें। भाग 4 की शुरुआत बानी पटेल की एक पेंटिंग से होती है, जिसमें उन्होंने महाभारत के समय को दिखाया है, जहां कृष्ण युद्ध के पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप यहां भारतीय लघु चित्रकला के तत्वों को खूबसूरती से शामिल होते हुए देख पाएंगे। इसी तरह हमारे संविधान के भाग 5 के आरंभ में महाजनपद और नंदकाल की झलक दिखाते हुए बौद्ध भिक्षुओं को दिखाया गया है, जो गौतम बुद्ध के उपदेश सुनते प्रतीत होते हैं। इस पेंटिंग को नंदलाल बोस और ए पेरिमल ने मिलकर बनाया है। भारतीय संविधान के भाग 6 की शुरुआत में दिखाई गई पेंटिंग जमुना सेन और नंदलाल बोस पिता पुत्री की जोड़ी द्वारा बनाई गई है। यह महाजनपद और नंदकाल की जैन शैली की पेंटिंग है, जिसमें भगवान महावीर को ध्यान करते हुए दिखाया गया है।
पेंटिंग में रंगों के सुंदर मिश्रण को ध्यान से देखें। आइए हमारे संविधान के 7वें भाग की ओर बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत सम्राट अशोक के शासनकाल के अंतिम वर्षों को दर्शाने वाले चित्रों से होती है, जहां उन्होंने अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक फैलाने की कोशिश की। इस कलाकृति को नंदलाल बोस ने बनाया है। अगले भाग में हम गुप्ता काल में चित्रकला के विकास को देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे कलात्मक रूप में समृद्ध युगों में से एक माना जाता है और इसे यहाँ कृपाल सिंह शेखावत द्वारा चित्रित किया गया है। करीब से देखने पर हम एक उड़ते हुए देवता या यक्ष को सुंदर गहनों में सजे हुए देख सकते हैं। यह हमें प्रत्येक विवरण को चित्रित करने के लिए कलाकारों द्वारा की गई कोशिशों के बारे में बताता है। क्या आप इस पेंटिंग के दृश्यों में कोई अंतर देख सकते हैं? यह दरअसल गुप्त वंश के महान शासक विक्रमादित्य के दरबार का दृश्य है। यह कलाकृति नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई है, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य के दरबार के एक दृश्य को विस्तार से चित्रित किया है, जिसमें उनके राजवंश के लोग और कलाकार अपने संगीत वाद्य यंत्रों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि पूरे संविधान की अन्य कलाकृतियों में देखा जा सकता है, इस पेंटिंग के सभी हिस्सों को बहुत विस्तार से डिजाइन किया गया है। इस पन्ने पर हम गुप्त काल के सिक्कों की झलकियां देख सकते हैं। इस युग की शुरुआत में सिक्कों पर राजाओं और रानियों के शिलालेख होते थे, जिन्हें इस कलाकृति में दर्शाया गया है। साथ ही धनुष बाण लिए एक योद्धा भी नजर आ रहा है। इसी तरह हमारे संविधान के भाग 10 की शुरुआत निवेदिता बोस की पेंटिंग से होती है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के दृश्य दिखाए गए हैं। यह पेंटिंग विश्वविद्यालय की वास्तुकला को बेहद खूबसूरती से उजागर करती है। आकाश में उड़ते पक्षियों और चर्चा में डूबे कई छात्रों का चित्रण इस पेंटिंग में जान डाल देता है। संविधान के भाग 11 की शुरुआत में आगे बढ़ने पर हमें उड़ीसा की एक मूर्ति दिखाई देती है, जो मध्यकाल की है। यहाँ हम घोड़ों, लोगों और आभूषणों से सजे अजीब दिखने वाले प्राणी को देख सकते हैं। क्या ये आकर्षक नहीं है कि इस कलाकृति को बनाते समय कितनी सूक्ष्म बारीकियों को ध्यान में रखा गया है? क्या आपको नहीं लगता कि ये विवरण इन चित्रों को बेहद खूबसूरत बनाते हैं? क्या हमारे संविधान के भाग 12 पर बनी ये पेंटिंग आपको जानी पहचानी सी लग रही है? ये अभय मुद्रा में नटराज की प्रसिद्ध पेंटिंग है। इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि नटराज चारों तरफ से आग की लपटों में घिरे हुए हैं और इसके साथ ही हमें दाहिनी ओर एक स्वास्तिक मुहर दिखाई देती है। यह पेंटिंग अपने संपूर्ण सूक्ष्म विवरण के साथ गौरी बंजा द्वारा बनाई गई है। अगली बेमिसाल कृति हमारे संविधान के भाग 13 की शुरुआत में नंदलाल बोस द्वारा चित्रित है। बोस ने महाबलीपुरम का एक दृश्य चित्रित किया है और आश्चर्य की बात यह है कि इस पेंटिंग को एक छोटे से क्षेत्र और उन्होंने राजा भागीरथ को शिव की तपस्या करते हुए और धरती पर गंगा नदी के आगमन को चित्रित किया है। यह दृश्य पौराणिक होते हुए भी हमारी महान नदियों की पवित्रता और महत्ता को दर्शाता है। क्या आप इस पेंटिंग की वास्तुकला में बदलाव देख सकते हैं? वैसे यहाँ कलाकार नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई पेंटिंग में अकबर के दरबार का एक दृश्य है, जहाँ वह अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार हम शानदार मुगल वास्तुकला की झलक देख सकते हैं। हम अपने संविधान के भाग 15 की इस पेंटिंग में फिर से मुगल शैली का उपयोग देख सकते हैं। इस कलाकृति को धीरेन्द्र कृष्ण और नंदलाल बोस ने सजाया है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की तस्वीरों को चित्रित किया गया है। हमारे संविधान के भाग 16 की पेंटिंग विश्वगुरु बोस और नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई है। यहाँ हम देख सकते हैं
कि कलाकारों ने 19वीं सदी के मध्य की दो सबसे खूबसूरत भारतीय हस्तियों रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को चित्रित किया है। बहरहाल ये एक दिलचस्प पेंटिंग है। यहाँ हम महात्मा गांधी को उनकी छड़ी के साथ पैदल चलते हुए देख सकते हैं। विशेष रूप से हमारे आज़ादी के आंदोलन की एक बेहद ज़रूरी घटना दांडी मार्च को इस कलाकृति में दिखाया गया है, जहाँ कलाकार बानी पटेल ने यात्रा के पहले दिन को चित्रित किया है, जिसे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ। इतिहास का यह दौर दर्दनाक घटनाओं से भरा है और हमारे संविधान के भाग 18 में इस पेंटिंग में नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी को दंगों के बाद ग्रामीणों के बीच शांति दूत के रूप में कदम रखते हुए दिखाया है। क्या आप देख सकते हैं कि यह कलाकृति किस जटिल तरीके से बनाई गई है। इस दृश्य को इतनी बारीकी से चित्रित किया गया है कि इसकी व्याख्या इतनी आसान और वास्तविक लगती है। हमारे संविधान के भाग 19 की शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया है। इस पेंटिंग में हम नेताजी को अन्य सिपाहियों के साथ वर्दी में देख सकते हैं। यह पेंटिंग दर्शाती है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई हमारे देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि नेताजी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी इस लड़ाई में हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं से परे ले जा रहे थे। और संविधान की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में से एक में आपका स्वागत है। हमारे संविधान के भाग 20 में हिमालय की पेंटिंग विशिष्ट रंगों के उपयोग को दर्शाती है और पूरी कलाकृति को निखारती है, और पेंटिंग की शैली बेहद शानदार है। आगे हम एक विलक्षण छवि देखते हैं, जिसमें रेगिस्तान में ऊंटों का एक कारवां दिखाया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के विविध परिदृश्यों को दिखाने के लिए आता है। इस कलाकृति को निवेदिता और नंदलाल बोस ने चित्रित किया है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान के अंतिम भाग में कलाकृति 3 कलाकारों की एक टीम द्वारा बनाई गई है। गौरी भांजा, नंदलाल बोस और एक कलाकार जिन्होंने देवनागरी लिपि में जभा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पेंटिंग में हम समुद्र की लहरों पर एक नाव और नाव में बैठे हुए लोगों को देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह पेंटिंग जीवन के अप्रत्याशित स्वभाव और इसके माध्यम से हमारी यात्रा को दर्शाती है? आइए भारतीय संविधान में कलाकृति की इस अनूठी और आकर्षक यात्रा का समापन करें, यह देखते हुए कि हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण किताब को सजाने में लगभग 4 महीने का समय लगा। सभी कलाकारों ने हर एक कलाकारी में बेहतरी लाने के लिए व्यापक शोध किया था। प्रत्येक कलाकृति के निर्माण की प्रक्रिया में सभी कलाकारों ने न केवल हमारे देश के इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखा, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को दर्शाते हुए विभिन्न कला की शैलियों का उपयोग किया। कई कलाकारों ने अपने काम में प्रामाणिकता और गहराई लाने के लिए उन स्थानों की यात्रा भी की थी जहां से कलाकृति जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर कलाकारों द्वारा हर एक पेंटिंग पर काफ़ी विचार किया गया है। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगता है और आप चाहते हैं कि हमारे संविधान की खूबसूरत कलाकृतियाँ अधिक लोगों तक पहुँचें, तो कृपया इस वीडियो को साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।